हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर में जो बेसिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आया है, कंपाउंड आया है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और उसका क्या निकालना पड़ रहा है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या। ये बेसिक चीज होती है। आपको ये निकालते आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, नाउ फिर आप आगे की चीजों को इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। तो आज की क्लास में सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो जैसे कि आप किसी कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं, कंपाउंड को लिखते हैं, जैसे मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं और उसको इस प्रकार से लिखते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बने। सो K4 FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखा मैंने। कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है? जिसमें काउंटर आयन होता है, लिगेंड होता है, और वो लिगेंड किससे जुड़े हुए होते हैं? सेंट्रल मेटल एटम से। पहले तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कौन सी चीज क्या कहलाती है। दिस वन इज कॉल्ड काउंटर आयन। इस काउंटर आयन का जो रोल होता है ये कहां तक होता है? जब आप सेंट्रल मेटल एटम के लिए क्या निकाल रहे होंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे होंगे, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए किसकी नीड पड़ती है? काउंटर आयन की। इस काउंटर आयन को छोड़कर ये जो बड़ा ब्रैकेट आपको पूरा दिख रहा है, इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर आप काउंटर आयन सेपरेट कर रहे हो तो ये आयन भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी में बोलते हैं इसको संकुल आयन। ओके, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, संकुल बन रहा है, तो इसमें भी कुछ चीजें आपको दिख रही होगी अलग अलग। तो जो ब्रैकेट में मिल रहा है आपको, दिस वन इज कॉल्ड लिगेंड, है ना। ये क्या हो जाएंगे? लिगेंड्स हो जाएंगे। और उस लिगेंड को छोड़कर जो बच रहा है एक अकेला, इसको क्या बोला जाएगा? दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोला जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। जी हाँ, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड था। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या क्या मिल रहा है मुझे, तो ध्यान से देखिए क्या क्या मिल रहा है। एक काउंटर आयन है, एक सेंट्रल मेटल एटम है जिससे कौन अटैच है? लिगेंड। और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो सारी वैल्यू आ रही है, सारे एटम बोल दो या आयंस बोल दो, सबको मिलाकर जो बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? कॉम्प्लेक्स आयन। नाउ इसको जैसे ही आप ब्रेक करते हो, डिसोशिएट करते हो, दो टुकड़ों में तोड़ते हो, तो काउंटर आयन सेपरेट हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा। ओके, है ना, बीच में से नहीं टूटेगा, कॉम्प्लेक्स एक साथ रहेगा। जैसे कि जब आप इसको किसी सॉल्यूशन में डालते हो तो ये क्या करता है? अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखता है। वो क्यों बनाए रखता है? क्योंकि इसका जो कॉम्प्लेक्स है वो कभी ब्रेक नहीं होता है। मींस ये जो मेटल एटम से लिगेंड अटैच है ये ऑलवेज अटैच ही रहेंगे। आप उसको सॉलिड फॉर्म में रखो, बाहर रखो, या फिर उसको किसी में सॉल्यूशन में या किसी और चीज में घोल दो, है ना, आइडेंटिटी बनाए रखता है। नाउ ये तो नॉर्मल चीजें हो गई। अब जो अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स बना है, इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड करूं तो ये कैसे बनेगा? देखिए सेम फिर से ले लेते हैं। क्या था मेरे पास? K4 था, तो उस K4 को मैंने बाहर कर दिया। पोटेशियम कितने थे? 4 थे। बड़ा ब्रैकेट, और इसके अंदर कौन था? इसके अंदर था आयरन। ओके, और मैं दोनों को अलग कर रहा हूं, है ना, डिसोशिएट कर रहा हूं। तो पोटेशियम अलग हो गया। इस पे क्या होता है? पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है। कितना चार्ज हो गया? प्लस का 4 चार्ज हो गया। तो इस पर कौन सा चार्ज चढ़ेगा? माइनस का 4 चार्ज चढ़ेगा। तभी तो कंपाउंड कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो ये प्लस का 4 चार्ज और वो माइनस का 4 चार्ज। आयरन, और आयरन के साथ क्या थे? तो आयरन के साथ साइनाइड जुड़े हुए थे। कितने साइनाइड जुड़े हुए थे?
6 साइनाइड जुड़े हुए थे, है ना। कितने साइनाइड? 6 साइनाइड जुड़े हुए थे। सॉरी, ये हो गए क्या? 4 साइनाइड, एक ऊपर लगा देते हैं अपन CN और एक नीचे लगा देते हैं। ओवरऑल 6 साइनाइड क्या हो गए, उससे सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ गए। तो एक्चुअल में वो कंपाउंड इस तरीके से दिखता है। आप उसको डिसोशिएट करोगे तो एक केटायन मिल जाएगा आपको, है ना। काउंटर आयन किसके जैसा हो गया है? केटायन जैसा हो गया है। केटायन मतलब धनायन बन गया है। और जो कॉम्प्लेक्स था वो किसके जैसे बिहेव करेगा? बिहेव लाइक्स एनायंस, है ना। क्या बन गया है वो? एनायन बन गया है। कितना चार्ज दिख रहा है उस पे? -4 का चार्ज, क्योंकि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है और 4 पोटेशियम है। अब जो बात ध्यान देने वाली है वो क्या है कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है इस साइनाइड की किसके साथ हो रही है? आयरन, जो मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके साथ क्या हो रही है? इसकी बॉन्डिंग हो रही है। तो साइनाइड का केस क्या है कि साइनाइड को क्या बोला जाता है? जब आप साइनाइड लिखते हो, CN लिखते हो, तो आपको पता है कि यहां पर क्या होता है? एक लोन पेयर बच जाता है ना। साइनाइड में क्या हो जाएगा? एक लोन पेयर बच जाएगा। माइनस चार्ज जो आता है, एक माइनस की वजह से दो बंदी बनती है और उस पर क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मतलब इस साइनाइड के पास क्या है? इस साइनाइड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ओके, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है। अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है और आप जानते हैं मेटल एटम का डिब्बा कैसा होता है? खाली होता है, इसका ऑर्बिटल खाली होगा। तो ये साइनाइड क्या करेगा? इस मेटल एटम के साथ एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। और वो बॉन्ड कौन सा होगा? जब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट कर देगा? किसके साथ शेयर कर देगा? सेंट्रल मेटल एटम के साथ शेयर कर देगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के साथ शेयर करेगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होगा, जिसको बोलते हैं उपसहसंयोजन बंध। उपसहसंयोजी बंध कब बनता है? जब कोई एटम या कंपाउंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसके साथ साझा करता है? सामने वाले वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। तो अभी बीच में कौन है? आयरन। आयरन के पास वैकेंट ऑर्बिटल रखा हुआ है और वो क्या कर रहा है? सामने वाले साइनाइड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, जैसे लुईस एसिड बेस में आपने पढ़ा होगा, एसिड क्या करते हैं? लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, बेस क्या करते हैं? उस लोन पेयर को डोनेट करते हैं। सेम थिंग यहाँ पर आप बोले तो आयरन क्या हो जाएगा? लुईस एसिड हो जाएगा और साइनाइड क्या हो जाएगा? लुईस बेस हो जाएगा। वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है। किसके पास? आयरन के पास। आयरन के पास क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है, खाली कक्षक है, जिसमें वो दोनों को रख रहा है। इस वजह से यहां पर ये जो आपको दिख रहे हैं पूरे के पूरे 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 के 6 बॉन्ड जो है सारे के सारे कौन से बॉन्ड है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ओके, तो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ कौन से बॉन्ड से अटैच होती है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अटैच होती है, उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ती है। अब कहानी है कि उपसहसंयोजी बंध से क्या करना है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसकी डेफिनेशन में यही आने वाला है। सुनिए, क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जो लिगेंड द्वारा सेंट्रल मेटल एटम के साथ बंध बनाए जाते हैं उनकी संख्या, मींस लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु से बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या। सिंपली बोला जाए तो आप बताइए अभी आपको कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहे हैं? तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं। इट मींस इस कंपाउंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 6। बिल्कुल आसान है जी हाँ, समझना तो बहुत इजी है, बस डेफिनेशन समझ लीजिए। लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा रहेगा, किसके थ्रू? बॉन्ड के थ्रू। कौन सा बॉन्ड बनेगा वो? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? समन्वय संख्या क्या हो रही है? तो उन्हीं बंधों की संख्या जिससे लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन मिल गई। मैं क्या करूंगा,
सिंपल उन बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर लूंगा, कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक प्रीटी सिंपल डेफिनेशन तैयार है, बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा कितने बॉन्ड बन रहे कितने नहीं बन रहे, है ना। आपको कई कंपाउंड के बॉन्ड पता होंगे, कहीं के पता भी नहीं होंगे। तो पहले तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन जो अभी अपन ने पढ़ी, इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑफ लिगेंड फ्रॉम, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड के बनाए गए उपसहसंयोजी बंधों की संख्या। ठीक है, काउंट कर लूंगा, जैसे प्रीवियस में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पोटेशियम तो बाहर का बाहर है, अंदर कौन है, आयरन, और आयरन से क्या जुड़ा हुआ था, 6 साइनाइड जुड़े हुए थे। अगर एक साइनाइड एक बॉन्ड बनाता है तो 6 साइनाइड कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 बनाएंगे। तो यहां पर आपके पास जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो जाएगा आपके पास 6, है ना। इस तरीके से बताया जा सकता है, बट हर बार इसके लिए मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मींस यहाँ जो नंबर लिखा है वो कोऑर्डिनेशन तो नहीं हो सकता हर बार, कुछ बातें बदलती भी होगी, देखेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं, तब आप समझेंगे। सो लाइक यहाँ रख दिया मैंने Cr, यहाँ रख दिया है En, यहाँ रख देते हैं कितना 2, है ना, और यहाँ रख देते हैं क्या, SO4, है ना। ये एक और कॉम्प्लेक्स है अपने पास, है ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है आपको। ठीक है, तो जैसे उसमें 6 दिख रहा था, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो आप फटाफट से 2 आंसर नहीं करोगे, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है उसकी मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए, क्या है वो, क्या लिखा गया है, En। En क्या होता है, इथिलीन डाई अमीन, क्या बोलते हैं इसको, En का फुल फॉर्म होता है, En क्या होता है, इथिलीन डाई अमीन। ठीक है, स्ट्रक्चर तो आता होगा आपको, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर मैं बताता हूं कैसे बनता है। NH2 किससे जुड़ा हुआ होता है, CH2 से, और ये CH2 किससे जुड़ा हुआ होता है, एक और CH2 से जुड़ा होता है, और फिर ये CH2 किससे जुड़ा होता है, NH2 से जुड़ा होता है। ओके, ओवरऑल ये केस बनता है इसका, है ना, 2 NH2 और 2 CH2, डाई अमीन है इसलिए 2 अमीन, और आप जानते हैं 2 कार्बन के लिए एथ यूज होता है। नाउ सिंपल सा है ये। अब इसको क्या करना है, इस पूरे को समझिएगा ध्यान से, इस पूरे को यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा कहला रहा है, क्या कहला रहा है, En। इसको अटैच करना है किसके साथ, क्रोमियम के साथ, Cr के साथ। तो कैसे अटैच करोगे, मैं चाह रहा हूं कि आप कोऑर्डिनेशन नंबर को बाय ज्योमेट्री पहले समझ लो, फिर मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा, बाय फॉर्मूले निकाल लेना अगर आपको आता है तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसको ड्रॉ करता हूं, यही ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझ में आए। जस्ट थोड़ा सा प्लेस बना लेते हैं पहले, ओके चलिए इस तरह बनाते हैं, देखते हैं क्या डायग्राम आ रहा है इसका, फिर आगे बात करेंगे। तो SO4 तो काउंटर आयन हो गया, आप जानते हैं काउंटर आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जस्ट कौन बनेगा बीच में, Cr बनेगा। अब Cr पर कितने En है, 2 En है, क्रोमियम पर 2 En है, तो एक En लेट इस तरफ हो जाएगा और एक En इस तरफ हो जाएगा, बट En बना कैसे, ऐसे बना। अब ये लिगेंड पर अटैक कैसे करेगा, लिगेंड से कैसे अटैच होगा, जुड़ेगा कैसे, इस पे कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा है, नाइट्रोजन चार्ज कैरी नहीं कर रहा है अभी, तो नाइट्रोजन चार्ज की जगह समझिए इसके कितने, 2 हाइड्रोजन के थ्रू और एक कार्बन का बॉन्ड, ओवरऑल 3 बॉन्ड हो रहे, जबकि नाइट्रोजन के पास कितने डॉट होते हैं, 5 डॉट होते हैं। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो दोनों केस में दोनों जगह पर नाइट्रोजन पर एक एक लोन पेयर जुड़ जाएगा। इट मींस अगर मैं इसकी डेंसिटी की बात करूं, दंतुरता की बात करूं, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मतलब जो लिगेंड है वो अप्रोच करता है किसकी तरफ? सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, तो उसके साथ कितने साइड से बॉन्ड बना सकता है, उसके पास कितनी डोनर साइट है, मतलब वो जो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देना चाहता है वो कहां कहां से दे सकता है, किस किस एटम से दे सकता है। एक ये ऊपर वाला अमीन दे सकता है और एक नीचे वाला अमीन दे सकता है, तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी डेंसिटी? 2। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 डोनर साइट है, 2 जगह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, इसलिए उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2। मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक तो ये लोन पेयर से बॉन्ड बना लेगा और एक तो नीचे वाले लोन पेयर से बॉन्ड बना लेगा। समझ रहे क्या? जी हाँ, यही बोलना चाहता हूं। एथिलीन डाई अमीन एक साथ कितने बॉन्ड बना लेगा? 2 बॉन्ड बना लेगा, लाइक इस तरीके से। यहां पर कौन? NH2 है ना, इधर कार्बन है, यहां पर भी कौन? NH2 और इधर कार्बन है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिया, आप समझ सकते हैं। यहां पर कार्बन है ना, और यहां पर भी क्या है? कार्बन है। तो ये कितना हुआ? ये तो एक ही EN हुआ। मेरे पास कितने हैं? 2 EN है, तो एक कहां बन जाएगा? एक इस तरफ बन जाएगा। फिर से कैसे बनेगा? NH2, यहां पर कौन रहेगा? NH2 रहेगा, और इधर कौन है? 2 कार्बन है ना, यहां पर एक कार्बन है, कार्बन यहां पर है, बॉन्ड लाइन बना। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। EN के साथ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि मुझे बताना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर में डेफिनेशन अभी आपको बताई मैंने। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या हो रही है, जिसमें अपन बोल रहे हैं क्या? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या निकाल लीजिए? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकाल लीजिए। जरा देखिए कितने हो रहे काउंट करके। तो Cn इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? काउंट करूंगा तो देखो, ये सेंट्रल मेटल एटम है ना, सेंट्रल मेटल एटम के साथ 1 2 3 और 4 बॉन्ड बन रहे। कितने बॉन्ड बन रहे? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? 4। जबकि यहां क्या लिखा गया था? 2 लिखा गया था, है ना। तो लिगेंड के नंबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होते कभी, ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। लिगेंड के नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होते, हमेशा तो नहीं होते, कभी होते हैं, किसी केस में होते हैं, मैक्सिमम केस में हो सकते हैं, दैट इज ओके, बट हर बार हो जरूरी नहीं। और एग्जामिनर आपसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगा जहां डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि हाँ 2 है तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दो? ऐसा इतना इजी नहीं आता है। तो सिंपल सी थिंग है, क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर को मैं किससे निकाल सकता हूं? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। बट एक और तरीका है। क्या तरीका है? तो देखिए, एक और फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, पर उसके लिए आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, कुछ स्ट्रक्चर्स बना के देखने पड़ेंगे। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे आप उस फॉर्मूले के लिए परफेक्ट हो जाओगे। क्या है फॉर्मूला? कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, समन्वय संख्या इक्वल टू क्या होता है? इजी सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ लिगेंड्स। अभी बोला था नंबर ऑफ लिगेंड्स ऑलवेज आंसर नहीं होते, तो क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। ओके, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं। क्या है? उप समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर लिगेंड की संख्या, कितने लिगेंड है वो कैलकुलेट कर लेंगे और इनटू क्या कर देंगे? जो दंतुरता आ रही है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ आप समझिए डेंसिटी क्या है। बहुत इजी टर्म है। डेंसिटी मतलब उस लिगेंड जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो, उस लिगेंड के पास कितनी डोनर साइट है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? कितनी डोनर साइट है।
जिस भी लिगेंड की बात कर रहे हैं, जो भी लिगेंड दिया है उसका क्या देखना है आपको, डोनर साइड, कि उसके पास कितनी डोनर साइड है, वही उसकी क्या हो जाएगी, डायनेटिसिटी, और उससे नंबर ऑफ लिगेंड तो डायरेक्ट लिखा होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जब भी आपके पास क्या होगा, एक यौगिक दिया होगा उसमें लिगेंड साफ दिखेंगे, बस क्या नहीं पता होगा, डायनेटिसिटी। तो उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसको दिमाग में लाना है कि इसके पास क्या होता है, कितना चार्ज कैरी करता है, कितने लोन पेयर रखता है, चार्ज और लोन पेयर भी हो सकते हैं। ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर आप निकाल सकते हैं डायनेटिसिटी, और फिर डायनेटिसिटी से नंबर ऑफ लिगेंड में मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, वापस से कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट, मान लेते हैं कि जैसे मैंने यहां लिखा था अभी क्या, K4FeCN6, ठीक है। तो इसके लिए मैं वो अभी वाला फॉर्मूला लगाता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डायनेटिसिटी। ओके, ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डायनेटिसिटी। बताइए नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6, और साइनाइड की डायनेटिसिटी कितनी है, तो साइनाइड की डायनेटिसिटी कितनी होती है, सिंपल सा, दंतुरता कितनी होती है, तो आप जब साइनाइड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो साइनाइड पर कितना चार्ज कैरी करेगा, -1। अगर साइनाइड पर -1 चार्ज है तो ये -1 किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर के जैसे। ठीक है, माइनस चार्ज इक्वल टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट लोन पेयर। तो माइनस चार्ज किसके जैसे बिहेव करता है, लोन पेयर के जैसे बिहेव करता है, मतलब उसके पास ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसको डोनेट करके वो क्या बना सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है। एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो एक बॉन्ड, ओके, तो उसके पास एक ही है, तो एक डोनेट करेगा मतलब उसके पास कितनी साइड है, डोनर साइड, तो एक डोनर साइड है ना, कितनी डोनर साइड है, एक ही डोनर साइड है, और एक डोनर साइड है तो उसकी डायनेटिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। तो फाइनली आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिल जाएगा, 6। तो लिगेंड के नंबर के इक्वल कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, पर कब, जब डायनेटिसिटी कितनी हो रही है, 1 हो रही है। अगर इसकी डायनेटिसिटी कुछ और हो जाती तो फिर 6 आंसर आता, नहीं आता। ओके, सो रिमेंबर दैट नंबर ऑफ लिगेंड में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डायनेटिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे एक और एग्जांपल लिया था अपन ने, उसी को फिर से बनाते हैं। क्या था, क्रोमियम था, यहां पर कौन था, इथिलीन डाई अमीन, कितने बार, 2 बार, और इधर कौन था, सल्फेट आयन था, SO4। नाउ क्या बोलते हैं, फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डायनेटिसिटी। ठीक है, लिगेंड इनटू डायनेटिसिटी। नंबर ऑफ लिगेंड कितने दिख रहे हैं, देखिए जरा, नंबर ऑफ लिगेंड है मेरे पास 2, तो ये सीधा लिख दिया 2 इनटू, अब बारी आई डायनेटिसिटी। डायनेटिसिटी मतलब जो लिगेंड है इथिलीन डाइअमीन, उसके पास कितनी डोनर साइट है। तो अभी बनाया था अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या था, NH2, यहां पर क्या था, NH2, ये किससे जुड़े होते थे, कार्बन से, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, बट इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है ना। तो नाइट्रोजन के पास 5 बिंदी होती है, 3 बॉन्ड बना चुका है और 2-2 बिंदियां उनके पास बच जाएगी। तो फाइनली एक डोनर साइड यहां पर और एक डोनर साइड यहां पर, इट मींस एथिलीन डाई अमीन के पास कितनी डोनर साइड मिलेगी, 2 डोनर साइड मिलेगी। तो मैं उसकी डायनेटिसिटी कितनी बोल दूंगा, 2, और इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड 2 ही है, बट फिर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। जी हाँ, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना इजी है, आपको 2 फॉर्मूले 2 तरीके बता दिए हैं। इजी जो वे है वो डायनेटिसिटी वाला है। जब आप इस चैप्टर में एंटर करोगे, लिगेंड्स के बारे में पढ़ोगे, तो आपको लिगेंड्स पर चार्ज और लोन पेयर याद हो जाते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे चार्ज और लोन पेयर याद हो जाते हैं। बाय चांस अगर आपका बेसिक थोड़ा वीक है, आपको नहीं याद हो रहे, तो फिर आप फटाफट से उसको ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रक्चर को उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में बना लीजिए, और जितने बॉन्ड बना रहा है उसको छोड़कर जो बच रहे दैट वन इज लोन पेयर, है ना। और अगर उसके ऑक्टेट में कमी आ रही है तो उसको माइनस चार्ज सप्लाई कर दीजिए।
माइनस चार्ज सप्लाई करोगे उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और उस पर कौन सा चार्ज चढ़ जाएगा, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज ही क्या बन जाएगा फिर आपके लिए, लोन पेयर बन जाएगा। ओके, सो सिंपल है, लिगेंड के नंबर निकालिए और डायनेटिसिटी निकालिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिगेंड्स के बारे में सीखिए, लिगेंड पर कितना चार्ज है, लोन पेयर क्या है, फिर उनकी डोनर साइड देख लीजिए, डोनर साइड क्या है ना, और उसके बाद फिर इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, जब आप ये निकालना सीखेंगे तभी चैप्टर में आगे की चीजें आपसे इजीली बनेगी, ठीक है। तो आज के टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है कोऑर्डिनेशन नंबर अब आप कैलकुलेट कर लोगे अगर आपको डायनेटिसिटी मिल जाए तो, और डायनेटिसिटी के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। कंपाउंड बनाइए, देखिए उसके पास कितनी डोनर साइड है, वही उसकी डायनेटिसिटी होगी। ओके, तो एंड करते हैं वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।